नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी 10वीं कक्षा के साइंस विषय से संबंधित जो वीडियो चल रहे थे उसी सीरीज में आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं। कल 48 क्वेश्चन ही हो पाए थे। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस का उत्तर था उत्तल लेंस। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और खालिस्तान रंग का उत्तम अवशोषक है। यानी जो काला रंग है वो ऊष्मा का उत्तम अवशोषक है, यानी काले रंग की जो चीज़ें होती हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत यानी कुछ संसाधन गैर परंपरागत होते हैं, कुछ परंपरा से चले आ रहे हैं, तो वो हैं पेट्रोलियम, जल विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ये सभी के सभी हैं। बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है, यानी जल बह रहा है तो वो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें। तो इसका उत्तर है नंबर 52 का उत्तर रहेगा गतिज ऊर्जा। नंबर 53, ऊर्जा का एक गैर परंपरागत जो परंपरा रूप से नहीं चल रहा है तो वो रहेगा सौर ऊर्जा। यानी कोयला है, जैव मात्रा है, पेट्रोलियम है, ये सब तो परंपरागत हैं और ये रहेगा सौर ऊर्जा। किसी जैव गैस संयंत्र से प्राप्त कर्दम का उपयोग किया जा सकता है। तो कर्दम का खाद के रूप में हमें जो भी जैव मात्रा यानी गैस संयंत्र, जो जैव गैस संयंत्र बायोगैस वाला होता है, हम घर पे लगाते हैं तो उसमें जो कर्दम यानी अवशेष बचता है उसको कर्दम बोलते हैं, तो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। जैव मात्रा खालिस्तान ऊर्जा का स्रोत है। तो जैव मात्रा देखिए किस किस का, नवीनीकरणीय और असमाप्य, यानी नई है और असमाप्य कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा भूपर्पटी में उपलब्ध है, यानी भूपर्पटी यानी ऊपर भूमि के ऊपर, तो OTE, ATP और GTE, ये इनमें से कोई भी ऊर्जा भूपर्पटी के ऊपर उपलब्ध नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय है, तो नवीनीकरणीय यानी नया है तो जैव मात्रा इसका आंसर रहेगा जैव मात्रा, क्योंकि पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये तो अनवीनीकरणीय हैं, बहुत पुराने हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो रहेगा महाराष्ट्र। सीधा सीधा जवाब याद रखना पड़ेगा इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, तो अनवीनीकरणीय यानी जो ऊपर ही हमने पढ़ा है, तो अनवीनीकरणीय रहेगा हमारा प्राकृतिक गैस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन, यानी नाभिकों के संलयन यानी जुड़ना। हाइड्रोजन इसका एक विखंडन आएगा, एक संलयन आएगा। इसमें दो ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, एक ये देखिए विखंडन और एक संलयन, तो हमें ये वाला आंसर करना है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो अंतिम स्रोत सूर्य रहेगा। प्रक्रिया जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो वो है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में मनुष्य द्वारा खाना पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था, तो प्राचीन समय में आदिमानव लकड़ी का प्रयोग करता था। उपकरण जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तो वो है सौर सेल। ईंधन जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तो ऊष्मीयमान उच्च ऊष्मीयमान वाली जो चीज़ है वो मीथेन, ब्यूटेन, CNG, इसमें से हटकर हाइड्रोजन रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इसका रहेगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट रहेगा, सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी का धरातल तथा निचला वायुमंडल ग्रहण करता है, तो वो 47% सूर्य से आने वाली ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश, तो R और R डैश का अनुपात का मान क्या होगा, तो वो रहेगा 5 × 5, तो 5 × 5
25 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ है, यानी अगर टुकड़े 5 किए हैं, सॉरी इसका बता देता हूँ कि इसके 5 जब टुकड़े किए हैं तो उनका परिपथ उसका गुणन होगा, तो 5 पंजू 25 रहेगा। जितने टुकड़े होते हैं उनके उसी से गुणा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो I2/R। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्टेज है, 200 वाट का है। जब इसे 110 वोल्टेज पर प्रचलित करते हैं तब इसके उपभोक्त शक्ति कितनी होती है, तो उसकी उपभोक्त शक्ति 100 वाट रहेगी। 200 वाट का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमने 220 वाट का 110 वाट कर दिया, तो यहाँ 200 वाट थी, सॉरी वोल्टेज का, यहाँ वोल्टेज आधी कर दी तो वाट भी आधा हो जाएगा। किसी बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये एक टंगस्टन नाम की धातु होती है, उससे बना होता है। नेक्स्ट है 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के 1 कूलाम आवेशित को विस्थापित करने के लिए कार्य का मान होगा, तो वो होगा 10 जूल। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में लिया गया कार्य कहलाता है, तो ये कार्य कहलाता है विभवांतर। एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता होगी उतनी ही रहेगी। यानी तांबे के तार का अगर काट कर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो भी वो प्रतिरोधकता है वो क्षमता उतनी रहेगी। यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उस तार के तो एल्युमिनियम में भी सेम ही कंडीशन रहेगी, वो उतनी ही प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी। नंबर 76 देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधक का। यदि किसी तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा आधा या R/R। प्रतिरोध का प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रतिरोध को R से हम करते हैं तो R/2 करते हैं, तो उसका प्रतिरोध होगा। सुचालक की प्रतिरोधकता, यानी कोई चीज़ सुचालक होती है, जैसे उष्मा की सुचालक है, विद्युत की सुचालक है, उसकी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो उसकी निर्भरता उसकी लंबाई के बढ़ने से बढ़ती है और घटने पर घटती है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। तुल्य प्रतिरोध व्यष्टिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होता है। 10 ओम, 5 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधकों को यदि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से कम होगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तो चालक से उत्पन्न ऊष्मा की गति हो जाएगी 2 गुनी। प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। अगर किसी साथी को ये वीडियो पिछले वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो वो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। 10वीं कक्षा के अलग से एक इनबॉक्स बनाया हुआ है, उसमें जाकर सभी वीडियो देख सकता है, सभी विषयों के वीडियो उसमें हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा सदैव घटती है। एक स्थानांतर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कण के किस गुण में परिवर्तित हो सकता है, तो गति की दिशा में परिवर्तित हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, छड़ चुंबक के विषय में चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं, तो चुंबक के रेखा के बारे में इसने पूछा है, तो उत्तर ध्रुव से आरंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यानी स्वतंत्र रूप से हम अगर चुंबक को लटकाएं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों ध्रुव होंगे। वैद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयोगी है, तो नरम लोहा है। रेखीय धारा द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जा सकता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के साथ सदैव चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा होता है। इसकी खोज की गई
केल्विन के द्वारा एक सीधे चालक में से धारा गुजारी जाती है। इसके चारों ओर स्थापित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो वो होंगी गोलाकार। टेस्ला किसकी इकाई है, सीधा सीधा पूछ लिया इसने, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। किसी लंबी धारावाही चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0.4 टेस्ला और 2 आर दूरी चुंबकीय क्षेत्र होगा 0.2 टेस्ला। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती कभी भी, तो ये नहीं कर सकती, इसका भी यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश किया गया कार्य होता है शून्य। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश में वो कोई कार्य नहीं करता क्योंकि F और V के लंबवत होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत धारा के घटक होते हैं या तत्व होते हैं। तो इसमें कहाँ दिया गया है, सी भाग में इसे धारा के जो घटक या तत्व होते हैं वही करेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार एक धारावाही चालक गति करता है। तो जो फ्लेमिंग का जो नियम अंगुष्ठक वाला दिया है तो वो अंगूठे की दिशा में करता है, तो अंगुष्ठक की दिशा में। निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो ये अभी ऊपर हम फ्लेमिंग का ही पढ़ रहे हैं, तो फ्लेमिंग के आचार्य से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है धारावाही बेलनाकार कुंडली को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक छड़ चुंबक तथा परिनेलिका में प्रेरित ईएमएफ उत्पादित नहीं होगा, जब कुंडली की चुंबक के संदर्भ में गति शून्य होगी। जब गति कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो वह उत्पादित नहीं होगा। नेक्स्ट, एक विद्युत में तार दीवार में छिपी हुई है, उसकी स्थिति का पता किसकी सहायता से लगाया जा सकता है, तो चुंबकीय दिशासूचक से। नेक्स्ट, हम थोड़े और ज़्यादा कर लेते हैं आज। लघुपथन का परिपथ में धारा लघुपथन में बहुत अधिक हो जाती है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर हो जाने पर बढ़ता है घटता है, तो ये घटता है। किसी चुंबक की शक्ति को आसानी से बदला जा सकता है, तो चुंबक की जो शक्ति है वो उसको विद्युत चुंबक में ही बदला जा सकता है, स्थायी चुंबक या भूसंपर्क में नहीं। नेक्स्ट, शरीर का अंग जिसमें उल्लेखनीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो हृदय हो सकता है, मस्तिष्क हो सकता है, दोनों ही होंगे। शरीर के अंग जिसमें उल्लेखनीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हृदय और मस्तिष्क दोनों में। चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व पर आधारित एक प्रेक्षण विधि तो एमआरआई द्वारा होता है, जो हम डॉक्टर हमारे करते हैं। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन हिंदी में इसका नाम है। अल्ट्रासाउंड यूएस, एक्स किरणें एक्सरे के लिए बोला गया है, सीटी स्कैन और एमआरआई। एक व्यक्ति जो विद्युत के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन लाती है तो वो दिक् परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, घरेलू परिपथ में विद्युत साधित्र जुड़े होते हैं, तो जो हमारे घर में जो बिजली के संपर्क होते हैं वो समानांतर जुड़े होते हैं। घरों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की वोल्टता होती है, तो घरों में हमारे मीटर में देख लेना 220 वी लिखा आता है उसमें, तो घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्टेज आती है। सामान्य विद्युत में तार का रंग होता है, तो जो करंट की तार होती है उसका रंग पूछा इसने, लाल और काला। दो रंग के तार होते हैं लगभग। तो जो काला तार होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, और लाल तार होता है वो विद्युत में का अर्थ होता है करंट के लिए। एक दिशिक धारा को कहते हैं डीसी। यानी दो प्रकार की धारा होती है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक एसी करंट होता है। तो जो दिशिक धारा होता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी। किस वैज्ञानिक ने इस तथ्य की खोज की कि गतिशील चुंबकों को विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो इस वैज्ञानिक का नाम माइकल फैराडे था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा वैद्युत अपघटन के नियमों की खोज की, तो ये भी माइकल फैराडे था। जीवाश्म ईंधनों के दहन
से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उनके दहन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, वनोन्मूलन से हो सकता है, तो वनोन्मूलन से क्या क्या हो सकता है देखते हैं। मृदा का अपवर्तन हो सकता है, मौसम संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं, वर्षा की कमी हो सकती है। यानी ये अगर हम वन को काट लेते हैं तो ये तीनों ही प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। वृक्षों को उगाने की क्रिया को कहते हैं, यानी वृक्षों को उगाने को क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। एक ही फसल को उसी खेत में बार बार उगाने की क्रिया को कहते हैं मोनोकल्चर, यानी बार बार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, तो नवीनीकरणीय द्वारा, वनीकरण द्वारा, वन उन्मूलन द्वारा। वन उन्मूलन से तो नहीं कर सकते। अतिचारण द्वारा, अतिचारण यानी पशुओं को अधिक चराने के कारण और वनस्पति के विनाश के कारण नहीं हो सकता, तो बचा है वन लगाकर, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कोलीफार्म निम्नलिखित में से किसका समूह है, तो कोलीफार्म एक जीवाणुओं का समूह है। भूमिगत जल वह जल है जो भूमि के अंदर है, वो जो पृथ्वी में रिश्ता है, यानी पृथ्वी के अंदर चला जाता है, वही भूमिगत जल है। ताप विद्युत घर में उपयोग किया जाने वाला ईंधन है, तो ताप विद्युत घर में कोयला उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पाद नहीं है, तो कीटनाशक एक वन उत्पादक नहीं है। कागज़ का निर्माण किया गया है लकड़ी से, जो हम कापी वगैरह में रखते हैं। भारत का कितना भूभाग वनों से ढका हुआ है, तो 20% भाग वनों से ढका हुआ है। भारत में वन्य जीवन अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वो 500 है। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस गांव से हुई, तो ये रैनी गांव से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित नहीं है, तो उर्वरक उद्योग है वो वनों पर आधारित नहीं है। किस बांध में विस्थापकों को अभी तक वह मुआवजा नहीं मिला जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया था, तो तवा बांध का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है। जल को भूमिगत संग्रहित करने के लाभ हैं, तो संग्रहित करने के लाभ हैं, यह वाष्पीकृत नहीं होता, वनस्पति के लिए नमी उपलब्ध करवाता है, रोग वाहकों को प्रजनन स्थान उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उपरोक्त सभी। यानी भूमि के अंदर जो जल चला जाता है उसके लिए बोला गया कि न तो ये सूर्य की धूप से उड़ता है, न वनस्पति को नमी, यानी नीचे चला जाता है, ऊपर की जो वनस्पति लगी है उसको नमी नहीं देता है, नए रोग के लिए जो मच्छर वगैरह पैदा हो सकते हैं इसमें, ये नीचे चला जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन भी है, नवीनीकरण के अयोग्य है, निवर्तनीय है, यानी इसको और उपरोक्त, यानी अब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका अर्थ होगा ये उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन यानी लकड़ी है, कोयला है, कोयला लकड़ी से बना है, पेट्रोलियम है वो भी लकड़ी से बना है, तो बी और सी दो ऐसे ऑप्शन बचे हैं जो जीवाश्म से बने हैं। हम प्रदूषण को किसके द्वारा कम कर सकते हैं, तो ईंधन के पूर्ण दहन से, इंजन की दक्षता को बढ़ाकर, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करके, तो उपरोक्त सभी से हम कर सकते हैं। मरुस्थल के बनने का कारण है मृदा अपवर्तन, वन उन्मूलन, उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक प्रयोग करने, यानी मृदा अपवर्तन मृदा का बार बार कटाव, वन उन्मूलन यानी वन कट जाना, और उर्वरक यानी खाद और दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करने से, तो मरुस्थल सभी की वजह से बन रहे हैं। नंबर 133, वन शोध संस्थान स्थित है, तो ये देहरादून में है, सीधे सीधे याद रखें। FRI का पूरा नाम भी आपके पेपर में आ सकता है, FRI का पूरा नाम भी आ सकता है, और हिंदी में इसको वन शोध संस्थान। नेक्स्ट जो कि देहरादून में है, राष्ट्रीय उद्यान किसका संरक्षण करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों सहित पूरे परितंत्र का,
यानी जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं वो सूक्ष्म जीव सहित पूरे परितंत्र, यानी जो भी उस परितंत्र के अंदर है जो भी चीज़ें आती है उन सभी का वो ध्यान रखते हैं। राष्ट्रीय वन पॉलिसी किस सन में बनाई गई थी? तो ये 1988 में बनाई गई थी। बुझे हुए चूने CaOH2 में से कौन सी गैस गुजारने पर वह दूधिया हो जाता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र तो Ca, अभी ऊपर जो बुझे हुए चूने का था वो सेम ही है, ये CaCO3 और CaO और CO2 यह अभिक्रिया है, तो ये वियोजन की अभिक्रिया है। नंबर 139, प्राकृतिक गैस का अध्ययन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्मा कक्षेपी ZnO प्लस C जिससे प्राप्त होता है Zn प्लस CO, यह अभिक्रिया है अपचयन की। दानेदार जिंक पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इससे होती है हाइड्रोजन। मैग्नीशियम के वायु में दहन से होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अभिक्रिया है, तो वो है उदासीकरण अभिक्रिया। 143। नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें ZnH2SO4 ये इससे इकट्ठी करके ZnSO4 प्लस H2 अलग कर दिया गया है। ऑक्सीकरण क्रिया में होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है हमेशा ही। शरीर में भोजन का पाचन है एक वियोजन अपघटन अभिक्रिया। CuAg Fe और Zn में कौन सी धातु अन्य सभी धातुओं को उनके लवणों के विलयनों में से विस्थापित कर सकती है? तो ये है Zn। जिंक, सिल्वर, कॉपर और आयरन उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर देती है। जिंक इन तीनों से अधिक क्रियाशील होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 CuH2O इस अभिक्रिया में कौन सा पाचक है? तो H2। बुझे हुए चूने का सूत्र जो अभी हमने पढ़ा था CaOH2 धातु जिससे उसका ऑक्साइड सुरक्षित रहता है तो वो है एल्युमिनियम। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और जिस साथी को पसंद आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी साथी शेयर ज़रूर करें ताकि सभी सदस्यों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।